हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कई लोगों ने इंग्लिश मीडियम में कंटेंट की डिमांड की थी, तो चलिए ये इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है। और यहाँ पे मैं 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। टोटल 12 क्वेश्चन जो हैं वो GS1 के हैं, सब के सब। और GS1 में सेक्शन 1 से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं यहीं से आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। अगर एक आध क्वेश्चन बाहर से आ भी जाता है तो आप देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि सेक्शन 1 पूरा का पूरा जो है ना इस 12 क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना वो गांधी जी या फिर नेहरू जी या फिर टैगोर, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है बन ही जाता है हमेशा ही। तो कभी भी गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर को पढ़ना मत भूलिए। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं वो इन तीनों महापुरुषों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, गांधी जी की, नेहरू जी की और टैगोर की, क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं ना वो काफ़ी अलग लेवल के हैं और आम लोगों को नॉर्मली क्या है ना समझ में नहीं आते, क्योंकि कभी भी चीपने से इनका रिलेशन ही नहीं था इन थॉट्स का। तो चलिए देखते हैं, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। यानी गांधी जी जो है सोसाइटी के बारे में और कल्चरल के बारे में उनके क्या थॉट्स थे और आज के समय में वो कितने प्रासंगिक हैं। इस तरह से क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो आप उसको देख लेंगे। तो चलिए इसकी जो शुरुआत कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ ए रिच एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन, दिस कंट्री हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम गिवन द वर्ल्ड मेंटर्स। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं महात्मा बुद्ध, महावीर जैन वगैरह, mentors who reached the highest stage of human status and became philosopher guide for the entire world। कि भारत जो है ना बहुत पुराने समय से पूरे संसार को ऐसे महान लोग देते रहा है, इतना महान फिलोसफर्स दिया है भारत ने, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, जिन्होंने पूरे संसार को रास्ता दिखाया। और गांधी जी उन्हीं फिलोसफर्स की पीढ़ी के अगली कड़ी में आते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं गांधी जी ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, इन्वायरमेंट के ऊपर में, कल्चर के ऊपर में, फैमिली के ऊपर में, वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, सब के बारे में गांधी जी ने कुछ थॉट्स को बताए हैं अपने। कुछ थॉट्स से आप हो सकता है कि असहमति रखें, लेकिन ओवरऑल देखें तो गांधी जी की जो थॉट्स हैं ना वो काफ़ी हाई लेवल के हैं। और उस समय कोई व्यक्ति इतनी दूर तक जाके सोचता था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए कुछ गांधी जी की जो सोसाइटी को लेकर ये थॉट्स हैं, जो फैमिली के बारे में है, चाइल्ड मैरिज के बारे में है, वुमेन के बारे में है, देवदासी और प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में है, अनटचेबिलिटी के बारे में है, ट्रस्टीशिप, अर्बन एंड रूरल लेबर के बारे में है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना आप यहाँ लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ को ट्रू फ्रेंड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वाइफ नीचे और हस्बैंड ऊपर, इस तरह का उन्होंने बोला है कि भाई बढ़िया होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज का उन्होंने विरोध किया था। वुमेन को बोला था कि एक हाई इंटेलेक्चुअल क्लास तक उनको भी उन्नति करने का अधिकार है। देवदासी और प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में उनके विचार थे कि ऐसी प्रथाएं दरअसल कुप्रथा है। अनटचेबिलिटी को गांधी जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे और ये मानते थे कि जो गरीब है ना, जो अमीर हैं, वो एक तरह से ट्रस्टी हैं, वो ईश्वर ने उनको धन दिया है ताकि वो उसका सही तरीके से गरीबों पे खर्च करे। अर्बन एंड रूरल लेबर के बारे में भी उनके विचार काफ़ी प्रासंगिक हैं आज भी। तो इनको आपको देख लेना है और इनको घोट लेना है। चलिए हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फ्रॉम एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 AD टू 1947 AD। भाई 2 फेज का डेवलपमेंट है, तो ये फेज का डेवलपमेंट है ना, इसको आप देख लीजिएगा किसी भी अच्छी किताब में, खास करके आपको ये मिल जाएगा विपिन चंद्रा की बुक में, ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। वहाँ से आप इसको कवर करते हैं तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। बने बनाए नोट्स जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा तो करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस हॉल में अगर ये क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो गई थोड़ी सी भी, तो वहाँ पे लोग अटक जाते हैं और रटे रटाए चीज़ ही लिख करके आते हैं। आदत हो जाती है ना, वो खास करके वो लालच आ जाता है कि हमने भाई इतना ज़्यादा तो इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा है, घोट रखा है, तो इसी को लिख देते हैं।
और एग्जामिनर तब अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है। 1857 में बिहार का क्या योगदान था, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को दे सकते हैं। जैसे पीर अली का विद्रोह था पटना में, गुरहट्टा मोहल्ला निवासी पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे और उन्होंने किस तरह से विद्रोह कर दिया था, बाद में फांसी पे चढ़ा दिए गए, मार दिए गए और उनके घर वगैरह को तोड़ दिया अंग्रेज़ों ने, वो अलग केस है। फिर देखते हैं कि कैसे सैनिक विद्रोह करके बाबू कुंवर सिंह से जा मिली और कुंवर सिंह की ने एक पूरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की और कई सारे महत्वपूर्ण बैटल्स को उन्होंने जीता। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मोमेंट है 1857 रिवोल्ट का। तो इसको आप पूरे बढ़िया से इस क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं और इसको पूरे टाइम फ्रेम में आप इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। खूब बढ़िया इसमें मार्क्स आप उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इवेल्यूएट द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ संथाल इन बिहार। भाई बैट बेगाड़ी, खुंद कटी, ये सब वहाँ की जो लोकल प्रथाएं थी ना उसको पूरा बर्बाद कर दिया था अंग्रेज़ों ने। और जो मनी लेंडर्स घुस गए, ज़मींदार्स आ गए, तो उन्होंने पूरे संथाल्स को पूरा जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने संथाल्स को। तो संथालों ने उस समय विद्रोह किया था बहुत तगड़ा। बहुत जल्दी ही 60,000 की सेना बन गई थी और 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हो, चाँद और भैरव। इन्होंने काफ़ी तगड़ा विद्रोह किया और इनके विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों को ना एकदम पसीने आ गए थे। और ये संथाल लोग इतनी ज़्यादा नफरत से भरे हुए थे इन मनी लेंडर्स के ख़िलाफ़ में कि मत पूछिए। इनमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि संथालों ने सभी दीकुओं को, दीकू यानी बाहरी लोगों को नहीं डिस्टर्ब किया या नहीं मारा। जैसे जो धोबी थे, जो नाई थे या जो बाहर के तो थे लेकिन उन्हीं के क्लास के थे, उनको उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया। लेकिन जो लोग बाहर के थे, जो शोषण करते थे, जैसे अंग्रेज़ हो गए और ज़मींदार्स हो गए या फिर महाजन्स हो गए, सूदखोर हो गए, उनको उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। तो संथाल सरप्राइजिंग काफ़ी बढ़िया है, बहुत सिग्निफिकेंट है। बाद में बैरन बुलेट्स का यूज़ किया गया था इनको हराने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आप पढ़िए, बहुत अच्छा भी लगेगा और यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है। 5वां नंबर के क्वेश्चन को देखें। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार 1917। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन जो है ना वो भी देखने को मिलता है। प्री और मेंस दोनों के लिए ये जितने क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं, क्योंकि प्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें मेंस के कुछ पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है और प्री के लिए जो अच्छे से घोट के पढ़ते हैं तो मेंस में कुछ पॉइंट्स में वो लिखने में वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए अभी क्या है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। तिनकठिया प्रथा थी, नील वगैरह खेती को लेकर के समस्या थी। गांधी जी गए, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। कहाँ से बुलाया? लखनऊ अधिवेशन से बुलाया। और इसके बाद जो है ना गांधी जी के साथ कई लीडर्स वहाँ गए और वहाँ पर जो है ना चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब पूछ रहा रिजल्ट क्या रहा, तो चंपारण सत्याग्रह का रिजल्ट ये रहा कि अंग्रेज़ों ने जो है ना वो जो पैसे की वसूली थी उसका कुछ हिस्सा देने को तैयार हो गए थे। और भी काफ़ी था, महात्मा को उपाधि यहीं पे मिली गांधी जी को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। आप खुद इसको लिखने का कोशिश करिए। प्री के लिए भी काफ़ी पॉइंट्स आपको यहाँ से बन जाते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छा रहता है। अब है पटना कलम। भाई पटना कलम के बारे में है, फीचर्स पूछ रहा है पटना कलम का। तो देखिए पटना कलम कब फली फूली? जब मॉडर्न आर्ट और बाकी राजे रजवाड़े जब अपनी कमज़ोर स्थिति में आ गए तो जो पेंटिंग था, पेंटिंग के जो घराना था, उनको फंडिंग मिलनी बंद हो गई या कम हो गई। तो बहुत छोटे ज़मींदारों ने या फिर जो कुछ पैसे वालों ने इनको बस कुछ जो है तो खाना पूर्ति देनी शुरू की। तो खाना पूर्ति मतलब कुछ पैसे देने शुरू किए। तो पटना कलम एक पेंटिंग का घराना था जो कि पेंटिंग्स जो है उस समय करते थे। उसमें ये काफ़ी बढ़िया पेंटिंग्स है। आप पटना कलम की पेंटिंग्स को देखेंगे ना तो ये बड़ी उन्नत पेंटिंग है। और इसमें क्या है ना, जैसे पॉइंटेड नोज़, लोहा पीटते हुए लोहार, और जो रॉयल फैमिली का जो चित्रण होता था उससे अलग हटके आम जीवन से संबंधित चित्र जो है ना वो पटना कलम में बनने लगे। इसके प्रमुख मतलब चित्रकार वगैरह भी थे, हुलासलाल, ईश्वरी दयाल वगैरह बहुत सारे लोग थे। लेकिन पटना कलम अब धीरे धीरे जो है ना विलुप्ति के कगार पर है, यानी ख़त्म हो रहा है। इसके कई सारे कारण हैं और पटना कलम के बारे में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी बनते हैं, काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स हैं।
तो पटना कलम को एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। पटना कलम में देख ही रहे हैं तो साथ में जो है ना मधुबनी पेंटिंग को भी देख लीजिएगा और मंजूषा कला को भी देख लीजिएगा, दोनों को देख लीजिएगा। तीनों में कुछ खास डिफरेंस है और कुछ समानता भी है। समानता ये है कि ये तीनों जो है ना वो बिहार की पेंटिंग्स है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो पटना कलम के अपेक्षा थोड़ा सा इन्फीरियर है, इसके बावजूद भी इसका जो मार्केटिंग किया गया वो काफ़ी बढ़िया से किया गया और इसमें जो पेंटर लगे हुए हैं वो उतने स्किल्ड नहीं होते हैं जो कि पटना कलम जितने हैं। फिर भी इनमें क्या है, खास करके महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाया ना, तो ये काफ़ी आगे बढ़ गया। कोहबर घर, गोशनी घर की लिपाई पुताई ये सब में आगे बढ़ गया। तो ये सब पॉइंट्स बनते हैं। मंजूषा कला को भी देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलें, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। भाई ये सब क्वेश्चन बढ़िया हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पीपुल्स का पार्टिसिपेशन बिहार में किस तरह का रहा, तो देखिए इसमें क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले क्या करना है, सर्कमस्टेंस को दिखाना है। एक्सप्लेन अबाउट द सर्कमस्टेंस दैट लेड टू आउटब्रेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या कारण रहे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो फूट पड़ा धर के। तो एक देखिए इसमें सबसे पहला और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं उत्तर में, वो है रोल ऑफ लीडर्स एंड द पीपुल ऑफ बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, कि लीडर्स का क्या रोल रहा और पीपुल जो है वो किस तरह से इसमें भागीदार बने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो इसमें देखिए इसमें कुछ और पॉइंट्स अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास हुआ। भाई प्री के लिए भी ये पॉइंट्स काफ़ी प्रासंगिक होते हैं। तो मैं बार बार प्री इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग 66 का मेंस देंगे वही 67 का प्री देंगे, फिर वो 68 का प्री देंगे। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल में चलते रहते हैं। जैसे कि मैं जिस समय इंटरव्यू दे रहा था उसी समय प्री दे रहा था, उसी समय मेंस दे रहा था, तो ये सब चीज़ चलता ही रहता है। तो भाई बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती कि आप कब सेलेक्ट होंगे या कब रिजेक्ट होंगे। तो चलिए पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को देखते हैं। तो 5 अगस्त 1942 को जो है ना क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का पास किया गया। इसमें राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल रहा ये बताना है। आज़ाद दस्ता किस तरह से इसमें सक्रिय था, जयप्रकाश नारायण की क्या एक्टिविटी थी, अंडरग्राउंड एक्टिविटी क्या क्या हुई, किस तरह से हुई, जयप्रकाश नारायण किस तरह से आगे आए इसमें लीडर बन के। और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स का जो बलिदान है वो बहुत खास है। खास करके सतमूर्ति को आप देखेंगे ना, जो 7 मार्टियर्स हैं, उनका रोल काफ़ी इसमें अच्छा था। किस कलेक्टर ने गोली चला दी थी और तिरंगा झंडा जो लेके चढ़े थे, तो उसमें नाम सातों के क्या क्या हैं ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट बनता है। हो सकता है इन फ्यूचर में बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को कठिन बनाने के लिए बोल दे कि इनमें से 7 मार्टियर्स नहीं था या था, तो आप उसमें से 7 नाम अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो आजकल कठिनाई का दौर चल रहा है, बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगी या यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछेगी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है जो आपको बताना है कि डिफरेंट एक्ट कौन कौन से थे, कमीशंस कौन कौन से बने, कौन कौन सी कमिटी बनी, और 1813 के बाद जो है मतलब वेस्टर्न एजुकेशन जो है भारत में और स्पेशली बिहार में किस तरह से फैला। एक्सप्लेन डिफरेंट एक्ट्स, कमीशंस एंड कमिटी आफ्टर 1813 कंसर्निंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया स्पेशली बिहार। तो इसमें देखिए कुछ खास पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, लिखना आपको अपने मन से ही है। तो उसमें देखिए 1813 चार्टर एक्ट जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन पे। 1813 चार्टर एक्ट ₹1 लाख टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। इसमें है कि रोल ऑफ लोकल किंग्स एंड हिज एजेंट्स, लोकल किंग्स और उसके एजेंट्स ने क्या खर्च किया और कैसे खर्च किया। मैकेलेज रिपोर्ट 1835, एडम्स रिपोर्ट 1837-38, वुड्स डिस्पैच 1854, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में इस्टेब्लिश हुआ, पटना कॉलेज 1863 में और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। भाई इसमें कई सारा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई यूनिवर्सिटी बाद में बनी, कॉलेज पहले बन गया। अरे भाई पहले जो कॉलेज बना था ना वो दूसरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में था। बंगालियों का काफ़ी प्रभाव था बिहार में, जो भी पढ़ते हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। और इसके बाद क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्टडीज सेंटर इन बिहार फ्रॉम 1900 टू 1947। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना
इसको अच्छे से घोट लीजिएगा। ये पॉइंट्स आंसर राइटिंग में ज़रूर आने चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। अब इसमें क्या है ना, मॉडर्न आर्ट में आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट इन बिहार, यही समझिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन वो बन रहा है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे बिहार एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट था और दूसरा फोक आर्ट था, ठीक है ना। स्टेट स्पॉन्सर्ड को हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर था, मोनोलिथिक पिलर्स था, स्तूपास था, केव्स था, स्कल्पचर्स थे। तो इन सब के बारे में जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर लिखिए। और इसमें की जो कुछ है उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट था और इसमें आर्किटेक्चर को देखें तो बराबर केव्स, 80 पिलर्स, असेंबली हॉल्स जो सैंडस्टोन का बना है, अशोका पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स, है ना, अशोक के शिलालेख, स्कल्पचर मेकिंग फ्रॉम चंद्रगुप्ता मौर्य टू अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका तक जितने भी बने स्कल्पचर। और फोक आर्ट में हम लोग देखते हैं यक्षिनी, ठीक है ना, जो दीदारगंज से मिली है, पटना इंटरनेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। इसके बाद न्यूड जैन संत, सर नहीं है शायद उनका, लोहानीपुर से मिला है वो। और इसके बाद एक हंसता हुआ लड़का जो बुलंदी बाग से मिला है, ये सब हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेनी फॉरेन लैंग्वेज इन द रीजन ऑफ बिहार। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट इन लर्निंग सीट लाइक नालंदा, द धमा पॉलिसी ऑफ अशोका ऑल्सो लेड टू एक्सटेंशन ऑफ मॉडर्न अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको देख लीजिएगा आप, है ना, इन सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स आपको काम का मिले उसको बस देख के चलते रहिएगा। डिटेल से मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ, इसी में से आ जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 1 जो है ना वो कवर हो जाएगा। गांधी जी मिस्टेक consisted of a union of original ideas with a remarkable flair for tactics and an uncanny insight in the mass mind elucidate। यानी कि देखिए गांधी जी का जो मतलब जो तरीका था ना और टैक्टिक्स था ना, वो सामने वाले को एकदम भौचक्का कर देता था। अब बताइए, जिस समय गांधी जी थे उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था, खास करके वर्ल्ड वार 1 और 2। वर्ल्ड वार 2 जिस समय चल रहा था ना, उस समय गांधी जी यहाँ भारत में अहिंसक विद्रोह कर रहे थे या करवा रहे थे। अब अंग्रेज़ जो है ना वो तो बम तोप वगैरह सब से लड़ रहे थे वहाँ से, जर्मन से, और वही भारत में आके यहाँ पर देखें तो भाई इनको लड़ना पड़ रहा है, उनको लाठी, भाई हम तो आप मारे पीटे या कुछ, हम तो हाथ ही नहीं उठाएंगे, हम तो आपके सामने में खड़े रहेंगे, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे और आपके सामने में प्रदर्शन करेंगे। भाई मतलब अंग्रेज़ है ना वो बड़े पागल हो गए थे कि भाई करे तो करे क्या इस व्यक्ति का, अगर गोली चलानी पड़ती तब तो भाई लड़ लेते, भारत में भी बहुत लोगों को मार डालते। लेकिन यहाँ पर तो अगर 2-4 लोग भी अगर घायल हो गए या 200-250 लोग अगर घायल हो जाते थे अंग्रेज़ों की लाठियों से, तो अंग्रेज के खुद जो सैनिक घायल करते थे ना, उनके घरों में उनके बीवी बच्चे उन सैनिकों के अगेंस्ट हो जाते थे कि आप निहत्थे लोगों पे वार कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। तो ये टैक्टिक्स जो थी ना गांधी जी की अहिंसा की, वो गजब की थी। और इसको शायद आज की पीढ़ी जो है ना वो ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि आप डर के मारे घर में बैठें। अहिंसा का ये मतलब नहीं था कि आप, अहिंसा का मतलब ये था कि हम आपका सर नहीं काटेंगे लेकिन अपना सर हम कटवा लेंगे। उनके अहिंसा का ये मतलब था और ये ज़बरदस्त चीज़ था। अहिंसा का मतलब यहाँ कायरता तो बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। एक्सप्लेन अबाउट गांधी जी बोथ एज ए महात्मा एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियंस हु नोज़ व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम। मतलब गांधी जी के बारे में सरलीकृत कर दिया इस क्वेश्चन को। गांधी जी एक पॉलिटिशियन के तरह और एक महात्मा के तरह कैसे थे, जिनको पता था कि कब क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए इसमें क्या है, गांधीयन वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, ये अच्छा पॉइंट है। ट्रूथ एंड टॉलरेंस, गांधीयन वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड टॉलरेंस, ये काफ़ी काम का है। हिज स्टाइल ऑफ मास प्रोटेस्ट का उनका स्टाइल। हिज एबिलिटी टू रीड पल्स ऑफ टाइम करेक्टली, वो समय को एकदम करेक्टली समझ जाते थे कब क्या करना है, कब आंदोलन करना है, कब आंदोलन को वापस ले लेना है। हिज बिलीफ इन प्रेयर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका प्रार्थना में और खुद के बलिदान में जो विश्वास था वो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, तो एक अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूज़िक।
भाई रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली साहित्य में और म्यूज़िक में जो योगदान है उसको कहता है बताने के लिए। कई बार कोई और भी कई तरह के क्वेश्चंस रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप क्या तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें क्या, राइट अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोजिशन इन बांग्ला लैंग्वेज एंड हिज अचीवमेंट्स, ये सब आपको लिखना है। जैसे 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन 1913। हिज कंपोजिशन आर नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ऐसे पहले कवि हैं जिनका नेशनल एंथम दो देशों में गाया जाता है, एक भारत में और एक बांग्लादेश में। और ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूज़िक में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ख़ास है, वो याद रखा जाएगा। और हिज न्यू स्टाइल मिक्सिंग अदर स्टाइल्स विथ बांग्ला, वो सब उन्होंने किया था। और 60 की उम्र में वो पेंटिंग करना भी शुरू कर दिए थे। ये एक जीके का क्वेश्चन भी मैंने देखा था कि कौन सी उम्र में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर एक सफल पेंटर बने, तो 60 साल की उम्र में उन्होंने ब्रश पकड़ा और पेंटर बन गए। तो ये जो महान लोग हैं ना, वो हमें कई चीज़ें सिखाते हैं कि उम्र क्या है, सिर्फ आंकड़ा है और कुछ भी नहीं है। हिज सॉन्ग्स इन बांग्ला लैंग्वेज, चलिए ये सब है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अभी गांधी जी टैगोर जी को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग नेहरू जी को देख लेते हैं। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू के फॉरेन पॉलिसी को पूछ रहा है, क्योंकि देश में जो फॉरेन पॉलिसी हैं उसके आर्किटेक्ट थे नेहरू जी। इसमें क्या आपको लिखना है, तो देखिए इसको सरलीकृत करें इसको क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा डिस्क्राइब फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एक्सप्लेन इट्स सक्सेस एंड फेल्योर। क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना कई बार बहुत घुमा फिरा के होते हैं, लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 7 सितंबर 1946 को उन्होंने एक घोषणा की थी। उस घोषणा में उन्होंने क्या जो है कुछ बातें बोली थी। जैसे बोली थी उन्होंने प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि इन्होंने क्या बोला था कि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रिजर्व रखेंगे। दूसरा क्या बोला था कि हम प्रमोट करेंगे विश्व शांति को। और इसके बाद उन्होंने बोला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का आर्थिक विकास। और चौथा उन्होंने बोला था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन एब्रॉड, यानी कि जो भारतीय लोग हैं जो दुनिया में किसी भी कोने में हैं उनके इंटरेस्ट का भारत ख्याल रखेगा। पांचवा उन्होंने पॉइंट लिखा था फ्रीडम ऑफ डिपेंडेंट पीपुल, एलिमिनेशन ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी लोग होंगे उनके साथ किसी किस्म का जो है ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, काले गोरे का भेद नहीं रह जाएगा, ना ही कोई जाति या धर्म का भेद होगा। अब हम लोग देखते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। और फॉरेन पॉलिसी का जो नेहरू जी का जो था ना, वो जो था पंचशील का सिद्धांत तो सब लोग जानते ही हैं। पहला क्या था, नॉन अलाइनमेंट। दूसरा क्या था, एंटी कॉलोनलिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद और कॉलोनी जो बनाते थे दूसरे जगह में उसके विरोध में थे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बिल्कुल खिलाफ थे ये। और इसके बाद किसी किस्म के भेदभाव के खिलाफ थे, अपोजिशन टू रेशियलिज्म। फिर आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखें, जैसे ये थे फेथ इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, यानी कि सह अस्तित्व, किस तरह का, शांतिपूर्ण और सहयोग, इसके पक्षधर थे। फेथ इन द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में उनका भरोसा था। सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी कि वो निशस्त्रीकरण की बात करते थे उस समय, जबकि परमाणु हथियार इतने वृहद पैमाने पर नहीं फैले थे, लेकिन जापान में परमाणु बम का अटैक हो चुका था। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उस समय देखिए ये परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी हमारे डेवलपमेंट के लिए। इंटीमेट रिलेशंस विथ कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के साथ जो है ना वो एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते थे, गहरा रिश्ता। और देखिए कॉमनवेल्थ वैसे देश हैं जिनको अंग्रेज छोड़ करके गए, वो देश है कॉमनवेल्थ के। तो यानी कि बिल्कुल उनके मन में करवाहट नहीं थी इस बात को लेके कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल तक अत्याचार किया है। तो वो बहुत बड़े थिंकर थे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे देश को डेवलप करना, भले उसके लिए अमेरिका से सहायता लेनी पड़े या फिर रसिया से लेनी पड़े। और उनके काफ़ी बढ़िया और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी,
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपुल, फॉर्मेशन ऑफ नाम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सपोर्ट ऑफ एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, और अपोजिशन टू रेजिज्म, फेथ इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड यूनाइटेड नेशन। ऑन सम पॉइंट देखिए कुछ समय तक जो है ना भारत की जो पॉलिसी है वो फेल भी हुई। नेहरू जी की पॉलिसी कई जगह पर फेल हुई, खास करके जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया तो नेहरू जी को की पॉलिसी को काफ़ी झटका लगा। दूसरा हम देखते हैं कि जब चाइना ने 1962 के ऊपर वार किया, उसका भी नेहरू जी के ऊपर में जो है ना काफ़ी नेहरू जी की पॉलिसी के ऊपर में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब पॉइंट्स है, आप अपने तरीके से सब कुछ को तैयार करिए, अभी समय आपके पास है। ये 12 क्वेश्चन से बाहर कुछ आने का चांस नहीं है, इस यही क्वेश्चन आएंगे, घूम फिर करके आएंगे, मेन पॉइंट्स यही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।